बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। आंकड़े 20,000 के पार पहुंच गए हैं। इसे देखते हुए बिहार में आज से दोबारा लॉकडाउन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई पाबंदियां लगाई हैं। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। भीड़ भाड़ वाले तमाम आयोजनों पर पूरे महीने रोक रहेगी। बाजार से लेकर पार्क तक नहीं खुलेंगे। बस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी काम से ही लोग आ जा सकते हैं। बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। बिहार में कोरोना वायरस ने वीआईपी गलियों और महलों में धावा बोल दिया है। सीएम आवास से जुड़े करीब 75 लोगों में कोरोना संक्रमण हुआ है। राजभवन के भी 3 दर्जन से ज्यादा स्टाफ पर कोरोना का प्रहार हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के 5 स्टाफ भी संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पटना में बीजेपी के 24 कार्यकर्ता भी जानलेवा वायरस की चपेट में हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनकी पत्नी और मां भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। भागलपुर में डीएम एडीएम कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पटना के एम्स में कोरोना से 2 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। बिहार के सुपौल में नजारा सुशासन पर सवाल खड़े करता है। सुपौल के निर्मली कोविड सेंटर में अस्पताल पानी में डूबा हुआ है। हर तरफ पानी ही पानी है। हालत ये है कि डॉक्टर को ठेले पर बैठकर हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। बारिश का ये पानी 1 हफ्ते से रुका हुआ है। रुका हुआ पानी कई तरह के रोगाणुओं की जड़ होता है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। बिहार में तस्वीर देखिए, जहां भागलपुर में कोविड के शक में एक आदमी की जान चली गई। सांस की बीमारी से परेशान शख्स दवा लेने पहुंचा था, लेकिन दुकान के बाहर तड़प तड़प कर मौत हो गई। कोरोना के शक में किसी ने मदद नहीं की, न ही लोगों ने और न ही पुलिस वालों ने। उधर बिहार में कोरोना महाविस्फोट को मुद्दा बनाते हुए आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है। आरजेडी का आरोप है कि बिहार कोरोना से बेहाल है, लेकिन जेडी और बीजेपी गठबंधन चुनाव में लगा हुआ है। जो भयावह स्थिति जो पैदा हुई है, लोग जो है वर्चुअल रैली की चिंता कर रहे हैं। लोगों की जान की चिंता नहीं है उनको सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी चुनाव की चिंता है, अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश जी को अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश जी नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि क्वारंटाइन हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? क्योंकि तेजी से संक्रमण फैल रहा है। और जहां मुख्यमंत्री 10 बार चीजों को सैनिटाइज करवाया जाता है, मुख्यमंत्री आवास, जब वहां तक ये पहुंच गया तो आप समझ सकते हैं कि आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी। ये बिहार का हाल है, जहां सरकार समझ नहीं पा रही कि कोविड के नए हब बनते जा रहे राज्य को कैसे संभाले। खुद सीएम ने पहले घर में अस्पताल बनवा लिया, लेकिन विवाद के बाद कदम पीछे खींचे। अमिताभ बच्चन की तबीयत पर लोगों की दुआओं का असर हो रहा है। उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है और इसी बीच अमिताभ ने अस्पताल से एक नया ट्वीट किया है। अमिताभ ने लिखा है कि सभी से ईर्ष्या, घृणा करने वाले, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करने वाले और पराये आश्रय जीने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं। अतः यथासंभव इन प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया टीम भी कोरोना की चपेट में आ गई है। टीम के 2 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों कर्मचारियों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस टीम में 22 कर्मचारी काम करते हैं। बंगाल विधानसभा में भी कोरोना ने दस्तक दी है। यहां पर एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद विधानसभा को 24 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन के बाद 27 जुलाई से विधानसभा में दोबारा कामकाज शुरू होगा। देश में कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही। बीते 24 घंटे में कोरोना के 29,400 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 582 मरीजों की मौत हो गई। देश में अब तक कोरोना का आंकड़ा 9,36,000 के पार जा चुका है, जबकि कोरोना से 24,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि 5,92,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,647 नए मामले दर्ज हुए, जबकि इस दौरान 41 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,16,993 जा पहुंचा है, जबकि 3,487 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 7,975 कोरोना मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 233 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,75,000 के पार जा चुका है। अब तक 10,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट करीब 55% है, जबकि मृत्यु दर 3.96% है, जो चिंता की बात है। मुंबई में मौसम तूफानी हो गया है। मंगलवार से मायानगरी में मूसलाधार बारिश हुई और महज 2 घंटे में ही हालात बेकाबू हो गए। किंग सर्किल, खार मिलन सबवे जैसे लो लाइन इलाकों में भारी जल भराव की वजह से गाड़ियों का निकलना दूभर हो गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन तक बादल ऐसे ही बरसने वाले हैं। अगले 3 दिन में उत्तराखंड में आसमान से आफत बरसने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर पहाड़ी इलाकों में प्रशासन को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और नेपाल से आ रही नदियों में उफान की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। मधेपुरा में कोसी नदी का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया है। ग्रामीण बाढ़ के बीच से किसी तरह अपने मवेशियों को सुरक्षित निकालने की जुगत में लगे हैं। कटिहार में कोसी नदी ने NH 31 पर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाढ़ की वजह से हाईवे पर बने नए नवेले गोदाम का एक हिस्सा जमीन पर आ गिरा। नदी के तेज बहाव की वजह से हाईवे के किनारे कटाव हो रहा है और लोग दहशत में हैं। दरभंगा में बाढ़ की वजह से हालात भयावह बने हुए हैं। बचाव राहत कार्य के लिए NDRF की टीम ने दरभंगा में मोर्चा संभाला है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे हुए लोगों को राहत शिविर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हालात नियंत्रण में हैं। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश की वजह से अररिया से बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की वजह से मदनेश्वर धाम शिव मंदिर परिसर जलमग्न हो गया है। आसपास के गांवों में नदी का पानी भर गया है। बाढ़ से लगातार हालात बदतर होते जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के जलस्तर में 1 फीट की कमी आई है, लेकिन बाढ़ का कहर जारी है। करीब 500 परिवारों ने बागमती बांध पर मवेशियों के साथ शरण ली है। पावर स्टेशन में बाढ़ का पानी भरने से नदी के आसपास के इलाकों में बिजली बंद हो गई है। लोगों को बाहर निकालने के लिए प्रशासन ने नाव का इंतजाम किया है। पंजाब और हरियाणा में भी नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से घग्गर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। संगरूर और आसपास के गांवों के किसान काफी डरे हुए हैं। आरोप है कि पिछले साल की बारिश से प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। नदी के तटबंधों को पक्का करने का काम नहीं किया गया है। असम में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ के पानी में डूबकर मरने वालों की संख्या 66 हो गई है। राज्य के 26 जिले पानी में डूब गए हैं और करीब 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बुधवार को बरपेटा और तर्रांग जिले में 15 मवेशी बाढ़ के पानी में बह गए। बरपेटा जिले के करीब 450 गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। असम के बक्सा जिले में नदी के तेज बहाव में फंसा एक शख्स काफी देर तक जद्दोजहद करने के बाद बह गया। हादसा भारत भूटान सीमा पर हुआ। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से 66 जंगली जानवरों की मौत हो गई। हालांकि 170 जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। NDRF ने बिहार और असम में राहत बचाव कार्य के लिए 58 टीमें लगाई हैं। NDRF के मुताबिक दोनों राज्यों में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। अब तक 30,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। नेपाल और चीन से आने वाली नदियां भारत में तबाही मचा रही हैं। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर केस की FIR में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। एनकाउंटर में मारे जाने से पहले विकास दुबे ने STF के CEO तेज बहादुर के सीने पर गोली मारी थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट हो पाने के कारण उनकी जान बच गई थी। बचाव में STF ने गोली चलाई, जिसमें 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। STF के CEO ने FIR दर्ज कराई है, जिसमें ये खुलासा हुआ है। FIR में यह भी बताया गया है कि उज्जैन से कानपुर आते वक्त विकास दुबे की गाड़ी कई बार बदली गई थी। हादसे के वक्त विकास दुबे UP 70 AG 3497 नंबर की गाड़ी में बैठा हुआ था। STF के इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी और कांस्टेबल प्रदीप कुमार के बीच में उसे बैठाया गया था, जबकि STF की 2 गाड़ियां दूरी बनाकर चल रही थी। कार पलटने के बाद विकास दुबे इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी की पिस्टल लेकर भागा था। FIR में यह भी बताया गया है कि बारिश हो रही थी और अचानक जानवरों का झुंड आ जाने की वजह से गाड़ी पलटी। कानपुर शूटआउट की मेन कड़ी राहुल तिवारी भी सामने आ गया है। ये वही शख्स है जिसके FIR के बाद पुलिस बिकरू गांव में विकास दुबे के यहां दबिश देने गई थी। राहुल ने पुलिस को बताया कि विकास दुबे ने रास्ते से उसे उठा लिया था और घर में जमकर मारा पीटा भी था। चौबेपुर थाने के निलंबित SO विनय तिवारी भी उस वक्त विकास दुबे के यहाँ मौजूद थे, जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। राहुल का कहना है कि थाना प्रभारी विनय तिवारी ने अपना जनेऊ दिखाकर विकास दुबे से जान बचाई थी। कानपुर शूटआउट में अब तक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि विकास दुबे गैंग के 6 गुर्गे एनकाउंटर में मारे गए हैं। पुलिस ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोप में 21 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने विकास दुबे के घर से AK-47 और उसके गुर्गे शशिकांत के घर से इंसास राइफल भी बरामद कर ली है।
खबर मध्य प्रदेश के गुना से, जहां पुलिस खुद को हर सिस्टम से ऊपर समझती है। गुना में जमीन से दखल हटाने पहुंची पुलिस ने कुछ इस कदर कहर बरपाया कि पति पत्नी ने कीटनाशक दवा पी लिया। अब वीडियो वायरल हुआ तो सरकार की नींद टूटी और गुना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। कीटनाशक पी लेने के बाद पुलिस बेकाबू रही। पति पत्नी को जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो देखने वाले दहल गए। वीडियो में दिख रहा था कि कैसे पति पत्नी को उनके बच्चों के सामने पीटा जा रहा था, यहाँ तक कि परिवार के मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। उत्तरी कश्मीर में आतंकियों ने बीजेपी नेता को रिहा कर दिया है, जिन्हें सोपोर जाते वक्त गन पॉइंट पर अगवा कर लिया गया था। उनके घर लौटने के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। बीजेपी नेता मेहराजुद्दीन रफियाबाद में बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और एमसी वाटरग्राम में वाइस चेयरमैन भी हैं। कुछ दिन पहले बांदीपुरा में आतंकियों ने बीजेपी नेता वसीम बारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गुरुग्राम के अलीपुर गांव की सरपंच के पति को बदमाशों ने गोली मार दी। मनोज अपनी स्कॉर्पियो से जा रहे थे, तभी यूनियन बैंक के पास उन पर घात लगाकर हमला किया गया। उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि सरपंच के पति को गोली क्यों मारी गई। मध्य प्रदेश के मंडला में 5 लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। इसमें स्थानीय बीजेपी नेता रज्जन सोनी, उनके बेटे और बेटी समेत 5 लोग मारे गए। पुलिस ने हत्या के आरोप में उनके भतीजे संतोष और हरी सोनी को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ के एसएसपी दफ्तर में महिलाओं के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मामला प्रेम प्रसंग का था। बताया जाता है कि एक लड़की ने प्रेम विवाह कर लिया था। लड़की के घर वालों ने लड़के वालों पर जबरन भगाकर शादी करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों पक्षों को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, लेकिन लड़की की बुआ इस दौरान आपा खो बैठी। फिर दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच मारपीट शुरू हो गई। गाजियाबाद में हैवानियत की हद पार करते हुए एक शख्स ने बेरहमी से पीट कर कुत्ते को मार डाला। कुत्ते की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस का कहना है कि हैवानियत करने वाले शख्स का नाम सुनील उर्फ डैनी है। सामाजिक संगठनों की शिकायत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के बर्खास्त डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर सीएम अशोक गहलोत ने खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के साथ विधायकों की सौदेबाजी कर रहे थे और सरकार गिराने की साजिशें रच रहे थे। गहलोत ने दावा किया कि उनके पास इस बात के सबूत भी हैं। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? सूत्रों से खबर है कि सचिन पायलट पर ऐसे तल्ख आरोप लगाने पर कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत से नाराज हैं। बुधवार को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर दोहराया कि पायलट की वापसी का रास्ता खुला है, बशर्ते वो अपने समर्थकों को गुरुग्राम के होटल से बाहर लाकर पार्टी फोरम पर बातचीत करने को तैयार हों। सचिन पायलट ने इंडिया टुडे मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है। पायलट ने इससे भी इनकार किया कि वो पिछले 6 महीनों में सिंधिया, ओपी माथुर या किसी बीजेपी नेता से मिले। हालांकि पायलट ने गहलोत पर यह कहकर खुलकर वार किया कि उनकी वजह से उन्हें राजस्थान सरकार में दरकिनार किया गया। सचिन पायलट समेत 18 बागी विधायकों को राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सभी को 17 जुलाई तक विधानसभा में पेश होने को कहा गया है। प्रशासन की मदद से कई विधायकों के घर के बाहर ये नोटिस चिपका दिया गया है। नोटिस चिपकाने की कार्रवाई ज्यादातर रात के अंधेरे में की गई। बीजेपी ने पायलट और उनके समर्थक विधायकों को नोटिस दिए जाने को गलत ठहराया है। बीजेपी के मुताबिक सदन के बाहर की किसी गतिविधि के लिए स्पीकर विधायकों को ऐसा नोटिस नहीं दे सकते और न ही सदन से उनकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। हालांकि बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास मत लाने से भी इनकार कर दिया है। बुधवार को सचिन पायलट गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड मानेसर होटल पहुंचे, जहां उनके समर्थक विधायकों ने ठिकाना बनाया है। पायलट खेमे में भविष्य की रणनीति और विधानसभा के नोटिस पर जवाबी कार्रवाई के लिए चर्चा हुई। गहलोत कैंप का दावा है कि होटल में ठहरे पायलट कैंप के कई विधायक वापस जयपुर लौटने की तैयारी में हैं और बहुत जल्द फेयरमाउंट होटल में बाकी विधायकों के साथ होंगे। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस को नोटिस भेजकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जानकारी मांगी है।
आयोग ने 10 अगस्त तक जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। आगामी 10 अगस्त को ही सोनिया गांधी का 1 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पिछले साल जब सोनिया गांधी ने कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी, उस समय 1 साल के भीतर स्थायी अध्यक्ष चुनने की बात कही गई थी। चीन पेंगोंग त्सो झील के इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक चीन सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत में इस बात पर अड़ गया है। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच मंगलवार को करीब 14 घंटे की मैराथन बातचीत हुई। भारत ने भी चीन को दो टूक बता दिया है कि उसे 5 मई से पहले वाली स्थिति में लौटना होगा। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लेह पहुंचेंगे, जहां से वो पाकिस्तान से लगने वाली LOC के दौरे पर जाएंगे। वहां पर रक्षा मंत्री पाकिस्तान बॉर्डर पर रक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे, जबकि 18 जुलाई को राजनाथ सिंह LAC इलाके में जाएंगे, जहां पर चीन के साथ तनाव कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। वहां पर भी सड़क निर्माण को लेकर सैनिक तैयारियों को देखेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान चला रही है। बीजेपी नेता घर घर जाकर तुलसी के पौधे बांट रहे हैं। इसके अलावा एक पर्चा भी बांटा जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान है। सांवेर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी तुलसी सिलावट को मैदान में उतारेगी, लिहाजा उनके पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस घर घर शिवलिंग बांट रही है। हालांकि अभी तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ट्विटर पर हैकरों ने आज बड़ा हमला किया। दुनिया की चंद बड़ी हस्तियों के अकाउंट हैक कर लिए गए। इनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन और इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू भी हैं। इनके अलावा अरबपति कारोबारी एलन मास्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उनकी भतीजी ने जमकर निशाना साधा है। एक इंटरव्यू में मैरी ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस देश का नेतृत्व करने में पूरी तरह नाकाम हैं। मैरी ने एक किताब भी लिखी है, जिसमें ट्रंप के बारे में कई सनसनीखेज बातें उजागर की गई हैं। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या 1,35,00,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इस वायरस से 5,82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 67,000 नए मामले सामने आए, जिसके बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,63,000 के पार हो गई है। संक्रमण के मामले में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की तादाद 20 लाख के करीब पहुंचने वाली है। कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में चल रही रेस अब फुल स्पीड में है। अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने वैक्सीन के सफल ट्रायल का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की माने तो 45 लोगों पर इस वैक्सीन को बिल्कुल सफल पाया गया है। ट्रायल का अगला चरण 27 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें 30,000 लोग शामिल होंगे। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया कोरोना की जबरदस्त मार झेल रहा है। एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर लोग पाबंदियों का विरोध कर रहे हैं। राजधानी ला पाज में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और लॉकडाउन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोग मास्क लगाकर प्रदर्शन में शामिल हुए। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे और उनके खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी नेतन्याहू को पद से हटाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प भी हुई। इजराइल के PM भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। दक्षिण चीन में लगातार हो रही बारिश से अब बांधों का पानी भी ओवरफ्लो होने लगा है, जबकि कई इलाकों में बाढ़ से स्थानीय लोगों की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं। अब तक 141 लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ब्राजील के दक्षिणी समंदर तट पर सर्फर और तैराक उस समय चौंक गए जब उन्होंने दुर्लभ एलिफेंट सील को देखा। इस दौरान कुछ लोगों ने उसकी तस्वीरें भी कैद कर ली। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।